नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सुप्रभात आप सभी को। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल गुंजन, बात चाहे चुनावों की हो या फिर सियासतदानों की, हर बड़ी और जरूरी चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे आज कौन कौन सी खबरें हम दिन भर ट्रैक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा और सबसे पहले बात करते हैं यूपी की सियासी सरगर्मी की। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और इसी के साथ सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं और एक्शन में भाजपा भी है। भाजपा लगातार बैठकें करके चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। देर रात भी लखनऊ में भाजपा का महामंथन हुआ। बिल्कुल, दरअसल लखनऊ में सीएम आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी शामिल हुए। साथ ही साथ बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। और इन नेताओं के अलावा इस बैठक में यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। बैठक में आला कमान की तरफ से मिले निर्देशों पर जल्द अमल को लेकर रणनीति बनेगी, ऐसी बातें भी सामने आई हैं। बिल्कुल, इन बैठकों का मकसद है कि आगामी चुनाव को फतेह करने के लिए ये पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। भाजपा 2022 को फतेह करने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तो लखनऊ में सीएम आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई और 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। तो तमाम वो बड़े चेहरे बीजेपी के जिनके ऊपर चुनाव की जिम्मेदारी है, वो तमाम नेता बैठक में शामिल हुए। वही मैराथन बैठकों के जरिए भाजपा मिशन 2022 को लेकर रणनीति बना रही है और आज भी भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी बैठक करने जा रही है और इस बैठक में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। बिल्कुल, इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान के अलावा महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारियों के साथ 2022 के चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल, और इन बैठकों के अलावा बीजेपी का कुनबा बढ़ाने का काम भी जारी है। दरअसल आज प्रदेश कार्यालय पर अलग अलग दलों के नेता भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सुबह 10 बजे ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार भाजपा में अन्य दलों के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा अन्य दलों के कई बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। और अब बात भाजपा के 007 वाले प्लान की करेंगे, क्योंकि यूपी फतह करने के लिए भाजपा ने 7 बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें एक कदम कुशीनगर एयरपोर्ट का है, दूसरा कदम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है। बिल्कुल, तीसरे कदम की अगर बात करें तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तीसरा कदम है। चौथा कदम गोरखपुर खाद कारखाना, पांचवा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और छठा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, सातवां किसानों को मनाने की खास सभा का। लेकिन क्या ये 007 वाला प्लान भाजपा को यूपी में जीत दिला पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन, पूरा पंडाल उनके जय घोष से गूंज जाए। जोर से पुकारे, उन्हें आवाज दें। यूपी फतेह करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि हर महीने खुद प्रधानमंत्री मोदी 3 से 4 बार यूपी का दौरा कर रहे हैं, हजारों करोड़ की सौगात दे रहे हैं। फिर चाहे वो कुशीनगर एयरपोर्ट हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या आने वाले दिनों में गोरखपुर की खाद कारखाना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका आने वाले कुछ दिनों में शिलान्यास और लोकार्पण होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी उसी रणनीति पर अमल कर रही है जिस रणनीति पर चलकर उसने 2014 में, 2017 में, 2019 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जीत हासिल की। दरअसल जब चुनाव करीब आते हैं तो बीजेपी जो रणनीति अपनाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर दिन अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं।
पार्टी के बड़े पदाधिकारी, सरकार के मंत्री, उन्हें इस काम में लगाया जाता है और हर दिन वो अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हैं। 2022 के चुनाव से पहले ठीक यही रणनीति एक बार फिर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही भाजपा का जोर किसानों को समझाने पर भी है, क्योंकि कृषि कानून वापस लेने के बाद भाजपा अब किसानों के बीच जाकर ये समझाने में लगी है कि सरकार का हर कदम किसानों की दोगुनी आय से जुड़ा है। गौरतलब है कि कृषि कानून के बाद किसान सरकार से नाराज है और अब भाजपा खाट सभा के जरिए किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कार्यालय पर हर दिन सरकार का कोई ना कोई मंत्री, पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया ब्रीफिंग करता है और विपक्ष पर हमला बोलता है। 2017 के जब चुनाव होने थे तब बीजेपी विपक्ष में थी और ये रणनीति तब भी अपनाई गई। तब हर दिन समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जाता था। वहीं अगर आप विपक्ष को उठाकर देखिए तो इस तरीके की कोई भी रणनीति विपक्ष के पास नहीं है। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी वो सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन ज़्यादातर विपक्ष के लोग वो ट्विटर पर नजर आते हैं। अब भाजपा ने एक और नई रणनीति शुरू कर दी है और ये रणनीति हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोधी दलों पर निशाना साधने की है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव भाजपा यही रणनीति अपनाती रही है और अब 2022 में जीत के लिए भाजपा फिर इसी रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन सिर्फ भाजपा रणनीति बना रही है ऐसा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी गठबंधन को हथियार बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। अभी तक करीब 12 दल उनके साथ हैं, जबकि कई उनके साथ आने वाले हैं। चुनाव तक जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाए लगातार इसी तरह कार्यक्रम चलेंगे। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में माहौल बना रही है। अब तक उस जिलों में बड़ी रैलियां की, जबकि पार्टी ने जो प्रतिज्ञा यात्रा निकाली थी वो यात्रा भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन भाजपा के कार्यक्रम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा की तैयारी के आगे विपक्ष बेदम नजर आ रहा है। एबीपी गंगागिरी, लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले की। पेपर लीक मामले में अब एसटीएफ फुल एक्शन में दिखाई दे रहा है। एसटीएफ लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है और इस मामले में कई आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कई लोगों की तलाश भी अभी जारी है। बिल्कुल, वही आरोपियों से पूछताछ में अलग अलग जिलों से कई संदिग्ध हिरासत में भी लिए गए हैं। इससे पहले गिरफ्तार किए गए सभी 29 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। और वहीं अब पूछताछ के लिए एसटीएफ सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। कुल मिलाकर इस मामले में एसटीएफ फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। वहीं इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। वो बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। दरअसल इस मामले में सचिवालय के एक कर्मचारी की तलाश में एसटीएफ ने कई जगहों पर दबिश दी है। बिल्कुल गुंजन, और पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड बताए जा रहे झांसी के ऋषि शर्मा की तलाश भी लगातार जारी है और ऋषि शर्मा की तलाश में अब एसटीएफ की टीम यहां वहां छापेमारी कर रही है। देखिए, टीईटी पेपर लीक मामला है ये और अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो इसका मास्टरमाइंड है उसके लिए अभी भी तलाश जारी है। वहीं आपको बता दें, टीईटी परीक्षा का पेपर आउट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। लालगंज थाना क्षेत्र के तिगरा गांव के 2 युवक इसमें पकड़े गए हैं। 10,000 में टीईटी एग्जाम की आंसर शीट को वो बेच रहे थे। सॉल्वर गैंग के सरगना तक पहुंचने में लगातार पुलिस की टीम अभी जुटी हुई है। तो क्या ताजा अपडेट है, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे विवेक का। लखनऊ से इस वक्त विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विवेक, क्योंकि लगातार इसमें एसटीएफ का एक्शन दिखाई दे रहा है, छापेमारी हो रही है, ऋषि शर्मा को लेकर क्या अपडेट है और कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? देखिए जया, एसटीएफ अभी तक 29 लोगों को पकड़ा है और कल एक और मेरठ से पकड़ा गया था। यानी कुल 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन
जो मुख्य गुनाहगार हैं पर्चा लीक कांड के, वो अभी तक उनका पता नहीं चल सका है कि मुख्य गुनाहगार का। हालांकि पूछताछ में नाम बहुत सारे सामने आए हैं, ऋषि शर्मा भी उनमें से एक है, एक नाम सौरभ है, इस तरह के कई नाम सामने आए हैं, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। 29 लोगों को जेल भेज दिया, लेकिन एक आदमी जो कल सुबह गिरफ्तार हुआ था उसको अभी पूछताछ के लिए रोका हुआ है और आज उसको जेल भेजेंगे। इसके बाद जो पकड़े गए लोग हैं सभी लोगों की रिमांड मांगी जाएगी। 1-2 दिन में ये प्रोसेस शुरू होगा, कोर्ट में अर्जी दी जाएगी रिमांड के लिए। जब पूछताछ का सिलसिला दोबारा शुरू होगा तब ये कड़ियां जुड़ेंगी। एसटीएफ के पास अभी ये तक जानकारी नहीं है कि पर्चा लीक आखिर हुआ कहां से और कैसे हुआ, किस मोड से हुआ। बहुत सारे जरिए हैं, या तो ट्रेजरी से लीक हो सकता है, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हो सकता है, या फिर जो परीक्षा केंद्र है वहां पहुंचता है पर्चा, जब परीक्षा शुरू होती है उससे आधे घंटे पहले पहुंचता है और एक टीम, ज्वाइंट टीम होती है जिसमें मजिस्ट्रेट भी होते हैं और जो व्यवस्थापक होते हैं केंद्र के वो भी होते हैं, इसके अलावा शिक्षा विभाग के लोग होते हैं, उनके सामने वो पर्चा खोला जाता है। क्या उस समय लीक हुआ? लेकिन चूंकि ये शनिवार की रात ही, रविवार को देखिए परीक्षा होनी थी, शनिवार की रात ही पता चल गया था कि पर्चा लीक हो गया है। यानी ये पूरा ट्रेजरी के आसपास का खेल है कि ट्रेजरी में ही कहीं कोई लूप होल ऐसा है जहां से पर्चा लीक हुआ है। लेकिन कौन सी ट्रेजरी है? चूंकि 75 जनपदों में ये पर्चे भेजे गए थे, जहां से प्रिंट होते हैं वहां से उस प्रिंटिंग मशीन, उस प्रिंटिंग प्रेस से 75 जनपदों की ट्रेजरी में भेजे गए थे, लेकिन ये लोकेट नहीं कर पाए कि 75 में से कौन सी ट्रेजरी है जहां से ये पर्चा लीक हुआ है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुआ है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आना बाकी हैं। अभी तो इस कांड का खुलासा हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो असली आरोपी हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उसका पता चलना बाकी है। बताया जा रहा है कि वो बिहार का है मास्टरमाइंड, कोई कह रहा है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है मास्टरमाइंड, लेकिन अभी तक असली आदमी सामने नहीं आ पाए। जो की है, यानी सौरभ शर्मा, ऋषि शर्मा, इस टाइप के जो 2-3 लोग हैं जो संदिग्ध सबसे वांटेड हैं, अगर वो गिरफ्तार होते हैं तब ये चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर पर्चा लीक कहाँ से हुआ और उसके पीछे पूरा खेल क्या है। क्या कोई बड़ा माफिया है, नकल माफिया, जो देश में इस तरह की परीक्षाएं करा रहा है? इसके अलावा अब आगे क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि ये देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो मामले सामने आते हैं उसमें सियासत भी काफी होती है और इस मामले को लेकर भी बयानबाजी भी काफी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल। और गुंजन, अब वक्त है अपने दर्शकों को ये बताने का कि आज बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं। तो आज की जो बड़ी खबरें हैं ग्राफिक्स के जरिए मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी, इंतजार कीजिए। बिल्कुल जया, आज की बड़ी खबरें हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि सियासी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारी कोशिश यही रहती है कि चुनावी और गैर चुनावी कोई भी खबर हमारे दर्शकों से अछूती ना रहे। आज भी कुछ बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं ये बताएंगे हमारी सहयोगी जया। जया, ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि आज जो बड़ी खबरें रहेंगी जिस पर एबीपी गंगा की दिन भर नजर होगी, अपने दर्शकों को बता दें, आज असल में संसद सत्र को लेकर अगर बात की जाए तो दूसरा दिन आज है। सत्र से पहले सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक है और विपक्षी दलों की ये बैठक संसद भवन में होगी। वहीं आज दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल को लेकर हंगामे के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से लगातार बिल पर चर्चा की मांग है, जबकि आपको बता दें कि दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। विदेश से आने वाले हर यात्री की आरटीपीसीआर जांच होगी। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। सभी जिलों में विदेश से आने वालों की आरटीपीसीआर जांच के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश में निगरानी समितियां, सर्विलांस व स्वास्थ्य विभाग की टीमों, डीएम, डीएसओ और डीआईओ ने जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। तो आज ये दो बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी गुंजन। बिल्कुल जया, लगातार निगरानी जो समिति है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और जांच पड़ताल की जाती है। बिल्कुल, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयान बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम इसको लेकर आपको लेकर चलते हैं हमारे हमीरपुर संवाददाता विकास पुरवार के पास, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। स्वागत है एबीपी गंगा के
विशेष कार्यक्रम चाय पर चर्चा पर, और हम पहुंच चुके हैं बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार हमीरपुर पर। हमीरदेव द्वारा ये नगरी बसाई गई थी और अब चाय पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में मेहमान मौजूद हैं, जो कि चाय है, चर्चा है और चुनावी शोर है, इसके बीच में चाय पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, समाज सेवी हमारे साथ में एक, क्या नाम है आपका और क्या चल रहा है मन में? विजय द्विवेदी। मन में यह है कि बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। बुंदेलखंड के विकास के लिए कार्य होना चाहिए, ऐसी सरकारें चुनी जानी चाहिए जो यहाँ के खनन की लूट और विकास के कार्यों को देखते हुए जो है कार्य करें, ऐसी सरकार चाहिए। बुंदेलखंड को सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, ऐसे में यहाँ विकास की जो दरकिनार है वो बिल्कुल किनारे पर लगी हुई है। इस नैया को कौन पार करेगा, आइए और अगले आदमी से जानते हैं। क्या नाम है, क्या चल रहा है आपके मन में? राम बिहारी शुक्ला मेरा नाम है, और मेरा विचार है कि जो भी राजनीतिक दल, देखो सरकार तो किसी न किसी दल की बनेगी, और इतना बड़ा ये समय गुजारा है बुंदेलखंड ने, अभी तक सूखा कहलाता था ये, और यहाँ तक सूखा कहलाता था कि यहाँ की महिलाएं कहा करती थी कि खसम मर जाए फिर गगरी न फूटे। पानी के एक एक बूंद के लिए तरसती थी यहाँ की महिलाएं। वर्तमान जो सरकार है उसने हमारी जो बुंदेलखंड की चिंता थी, इस चिंता को ध्यान में रखते हुए पानी की सुविधाएं की हैं। क्या लगता है सरकार ने बेहतर काम किया है? नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं किया। मैं आपके माध्यम से 2 विषयों को उठाना चाहता हूं जो हमारे ज़िले के महत्वपूर्ण है। नंबर 1 तो जो हमारा जिला अस्पताल है, जो कि सफ़ेद हाथी की भांति है, जहां पर रेफर सेंटर आम जनमानस में जिसको रेफर सेंटर के नाम से जाना जाता है, और वहां पर सिर्फ सुई लगाने से लेकर और कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, फ़ौरन व्यक्ति को रेफर किया जाता है। दूसरा मुद्दा हमारा जो खूनी सड़क है, जिसे खूनी हाईवे के नाम से जाना जाता है, दोनों डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ये सड़क को नहीं चौड़ीकरण किया जा रहा है। क्या चल रहा है मन में? मैं जो है किसकी सरकार तो एक हिसाब से देखा जाए तो न तो जो है शिक्षा में कोई वो सुधार ला पा रहे हैं, कोरोना काल के बाद में ना तो जो है बच्चों के विकास के बारे में सोच पाए ये। क्या लगता है दादा? योगी जी कह रहे हैं भय मुक्त बना दिया है, गुंडा राज खत्म। क्या लगता है, क्या मन में चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, गुंडा राज जब भी है। सरकार खुद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या क्या चल रहा है सब आपके मन में? हमारे मन में तो इस सरकार से ज़्यादा गई गुजरी कोई सरकारें नहीं आई 70 साल में मेरी नज़र में, क्योंकि 50 रुपये किलो कड़ुआ तेल बिकता था, जहाँ 200 रुपये के ऊपर बिक रहा है। 10 रुपये किलो टमाटर बिकने वाला आज सीजन है 80 रुपये किलो में आप खुद खरीदते होंगे जा करके। क्या चल रहा है मन में आप? भैया जो महंगाई है उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आम आदमी जो गरीब तबका है उसको 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है। तेल के रेट सभी को मालूम है 100 के ऊपर हैं। आप राशन कार्ड देते थे अंत्योदय में, आपने मिट्टी का तेल बंद कर दिया, आपने चीनी बंद कर दी। आप कहते हैं सभी जगह पे हमने लाइट पहुंचा दी है, तो कितने सर्वे में आपके पहुंच गई है? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो सपा की बनेगी। क्यों? भाजपा सरकार ने कुछ काम? भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। काम करने होंगे, वादे तो बहुत करते हैं लेकिन काम शायद कोई नहीं करता। विकास प्रवार, एबीपी गंगा के लिए हमीरपुर। और देखिए गुंजन, हमीरपुर में तो हाल ये है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और इसीलिए लोग यहाँ पर सरकार से नाराज भी है और कई लोग तो सपा को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल जया, चुनाव इस बार का दिलचस्प होगा क्योंकि कई छोटी पार्टियां भी साथ में हैं और सपा और बीजेपी के बीच तो कड़ा मुकाबला है।